नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राइस स्मार्ट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म राइस स्मार्ट हिंदी पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पिछले हफ्ते भी मैंने यही काम किया था। दोस्तों, आपके जो एग्जाम्स इस बार होने हैं, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, उन सभी के लिए आपको पिछले एक साल की करंट अफेयर्स तो पढ़नी ही पड़ेगी। तो मैं आपके लिए रिवीजन सेशन लेकर के आया हूं। नंबर ऑफ पार्ट्स में ये रिवीजन सेशन आपको मिलेगा और रेगुलर क्लासेस में ही फ्राइडे को आपको रिवीजन सेशन मिलता रहेगा। तो दोस्तों, इस रिवीजन की क्लास का पार्ट 1 मैं पहले करा चुका हूं। आज हम पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का ये सेशन जनवरी की रिवीजन करंट अफेयर्स का सेशन है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि दोस्तों रिवीजन करते हुए चलना है। तो मैं दोनों काम कराऊंगा, लेटेस्ट करंट अफेयर्स भी आपको कराऊंगा, रिवीजन पार्ट भी आपको कराऊंगा। बस आप जुड़े रहें हमेशा हमारे साथ राइस स्मार्ट हिंदी के इस यूट्यूब चैनल के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका सेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एक सभी एग्जामिनेशंस के लिए। बढ़ते हैं आगे और शुरुआत करते हैं अगेन। ये प्रश्न है आज का। तो दोस्तों, इसके पहले 20 क्वेश्चंस हम पहले सेशन में कर चुके हैं। आज इसमें हम कंप्लीट करेंगे आगे का। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, डीआरडीओ का स्थापना दिवस हर साल 1 जनवरी को मनाया जाता है। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, आप लोग नाम सुनते ही होंगे। डीआरडीओ, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में ही स्टैब्लिश है, नई दिल्ली यानी कि न्यू दिल्ली में। पूछा जा रहा है इसकी स्थापना कब हुई थी। फटाफट आंसर करिए। आंसर आपका कमेंट सेक्शन में दिखना चाहिए, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो जल्दी जल्दी आंसर करते रहिए और मैं भी आपके साथ लाइव ही मिलूंगा हमेशा हमेशा। तो इसका सही ऑप्शन है 1958, 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में। तो बेसिकली हर साल 1 जनवरी को डीआरडीओ का स्थापना दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और स्पेशली मिलिट्री टेक्नोलॉजीज यानी कि सुरक्षा से संबंधित तकनीकियों को विकसित करने का काम किसका है? डीआरडीओ। जितनी भी मिसाइलों के बारे में आप सुनते हैं वो सब डेवलप किसने करी है? डीआरडीओ ने डेवलप करी। सैटेलाइट की बात करते हैं, डेवलप किसने करी है? सैटेलाइट इसरो ने डेवलप करी है। ठीक है, तो अगेन डीआरडीओ के बारे में बात करें, 1 जनवरी 1958 को स्थापना हुई थी इसकी। हेडक्वार्टर डीआरडीओ भवन नई दिल्ली में स्टैब्लिश है। और पेरेंट एजेंसी यानी कि किस संस्था के अंतर्गत यह संस्था काम करती है? तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। स्ट्रेटेजी के भी आपका साथ के साथ तैयार होता रहेगा, इसलिए ठीक है, बस पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें दिल लगा करके। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, किया इंडिया हैज अपॉइंटेड गुआंगू ली एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विद इमीडिएट इफेक्ट। किया इज द कंपनी ऑफ विच कंट्री? दोस्तों, किया नाम सुना होगा आपने। किया भारत में एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, जिसकी कारों के नाम शायद आपने सुना होगा, किया कैरेंस, किया सोनेट, किया सेल्टोस। ये कारें बहुत जल्दी किया ने भारत में प्रोग्रेस करी है। पूछा यह जा रहा है किया का हेडक्वार्टर यानी कि किया किस देश की कंपनी है? भारत में इसने क्या किया है? गुआंगू ली को नया मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट कर दिया है। यानी कि भारत का पूरा जितना भी ऑपरेशन है वो देखने का काम गुआंगू ली का होगा। तो ये बेसिकली साउथ कोरिया की कंपनी है। कहाँ की कंपनी है ये? साउथ कोरिया की कंपनी है। भारत की अपनी कंपनियों की बात करें तो टाटा मोटर्स है, अपने देश की है। मारुति सुजुकी भी टाई अप के साथ है, लेकिन वो भी कहाँ की है? अपने देश के। मारुति यहाँ की और सुजुकी जापान की है। दोनों का ज्वाइंट वेंचर मिलकर के ये सब चल रहा है। ठीक है, महिंद्रा भारत की, आप सभी लोग जानते हैं। तो नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल कंपनीज ऐसा नहीं है कि इंडिया की नहीं है, इंडिया की भी है, बट इंडिया में अदर कंट्रीज की भी कंपनियां जो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं या मार्केटिंग कर रही हैं, तो उनकी भी कारें आपको मार्केट में देखने को मिलती हैं। तो ये जो गुआंगू ली है, ये रिप्लेस करेंगे कूक ह्यून शिम को, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एंड टेंजेन पार्क को। आगे बढ़े अगेन। फ्लिपकार्ट को फाउंडर बिनी बंसल हैज लॉन्च्ड न्यू ई कॉमर्स स्टार्टअप टू हेल्प इमर्जिंग ई कॉमर्स ब्रांड्स एक्सपैंड ग्लोबली। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टार्टअप? दोस्तों, फ्लिपकार्ट आज की डेट में बिन्नी बंसल का नहीं है। सचिन बंसल और बिन्नी बंसल, इन दो व्यक्तियों ने मिलकर के फ्लिपकार्ट की स्थापना करी थी। और फ्लिपकार्ट शुरुआत में एक बुक स्टोर यानी कि ऑनलाइन बुक स्टोर के रूप में स्टैब्लिश किया गया था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इतना बड़ा ब्रांड बन गया और अब फ्लिपकार्ट सेल हो चुका है। फ्लिपकार्ट का इस समय जो ऑनर है वो है दोस्तों वॉलमार्ट। पूरे विश्व की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी है और कहाँ की है? अमेरिका की है दोस्तों वॉलमार्ट। ठीक है, तो बेसिकली अब इसके सह संस्थापक जो रहे हैं बिन्नी बंसल ने एक नया स्टार्टअप शुरू किया है। उनके स्टार्टअप का नाम क्या है? जो भारत के जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है ना, ई कॉमर्स का मतलब होता है ऑनलाइन सामान बेचना, तो उन सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स को विदेशों में अगर एक्सपैंड करना है तो उसमें ये इनकी एप्लीकेशन मदद करेगी। तो इसका नाम है दोस्तों ऑपडोर। क्या नाम है इसका? ऑपडोर इसका नाम है, याद रखिएगा। ठीक है, बिन्नी बंसल के द्वारा स्टार्ट किया गया है और ये एक B2B प्लेटफॉर्म है, यानी कि हम और आप इसके साथ नहीं जुड़ पाएंगे।
जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, अगर उनको ग्लोबली अपने आप को एक्सपैंड करना है, यानी कि भारत के बाहर भी अपने कस्टमर्स चाहते हैं, सामान बेचना चाहते हैं, तो वो इस ऐप के माध्यम से इनसे जुड़ सकते हैं और ये उनको एक्सपैंड करने का मौका देंगे। ध्यान रखिएगा। तो ऑपडोर क्या है? एक मैनेज्ड सर्विस प्लेटफॉर्म है फॉर ग्लोबल एक्सपेंशन। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो ऑपडोर के बारे में सारी बातें मैंने आपको बता दी। ऑपडोर मई 2021 में स्टैब्लिश हुआ था। मई 2021 में स्टैब्लिश हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है मैंने आपको बता दिया। पढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर दोस्तों फटाफट। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इंडियन गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू एंड द फ्री मूवमेंट रेजाइन अलोंग द इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ। अभी भारत के साथ एक देश की सीमाएं ऐसी हैं जहां पर भारत से स्वतंत्र मूवमेंट है, यानी कि फ्रीली आप उस देश में जा सकते हो और उस देश से इस देश में आ सकते हो। ये फ्री मूवमेंट रेजाइन 16 किलोमीटर का है। कितने किलोमीटर का है? 16 किलोमीटर। यानी कि उस देश में, मान लीजिए ये बॉर्डर है, इस देश में 16 किलोमीटर तक, ठीक है, ये है इंडिया और ये कौन सा देश है यही आपको बताना है बेसिकली। ठीक है, तो यहां से 16 किलोमीटर कोई जा सकता है विदाउट वीजा, किसी वीजा की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सेम एज यहां से भी कोई आ सकता है 16 किलोमीटर, उसको भी किसी भी प्रकार के कोई वीजा की आवश्यकता नहीं होगी। तो बेसिकली, और क्योंकि अब इस देश के साथ भारत की जो भी सीमाएं लगती हैं उन पूरी सीमाओं पर फेंसिंग कराई जाएगी, यानी कि बाड़ लगाया जाएगा। और इस देश का नाम बिल्कुल उम्मीद आप सभी लोगों ने सही बताया है। तो बेसिकली म्यांमार इज द राइट ऑप्शन। म्यांमार इज द राइट ऑप्शन, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो म्यांमार के साथ फ्री मूवमेंट रिजाइम को खत्म करेगा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिसके मंत्री आप सभी लोग जानते हैं अमित शाह जी हैं, कंफर्मेशन दे दिया गया है। तो फ्री मूवमेंट रिजाइम को खत्म किया जाएगा। ये जो इंसर्जेंस ग्रुप्स हैं, ठीक है, वो इसको यूज करते हैं अटैक्स ऑन द इंडियन साइड एंड फ्ली टुवर्ड्स म्यांमार। भारत में अटैक करते हैं और म्यांमार की तरफ भाग जाते हैं। तो इसी को बेसिकली रोकने के लिए ये काम किया गया है। तो ये जो 16 किलोमीटर का फ्री मूवमेंट रिजाइम है खत्म होगा और फेंसिंग लगाई जाएगी 1640 किलोमीटर। म्यांमार के साथ भारत के 4 राज्य हैं, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। ये बॉर्डर शेयर करते हैं, ध्यान रखिएगा, ये बॉर्डर शेयर करते हैं। चलिए आगे आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। पॉपुलर क्वीन मार्गरेट सेकेंड टू स्टेप डाउन आफ्टर 52 ईयर्स ऑन थ्रोन, सी इज द क्वीन ऑफ विच कंट्री। किस देश की ये महारानी थी जिन्होंने 52 साल तक गद्दी में रहते हुए अब अपनी गद्दी छोड़ दी है? सिंहासन पर रहने के बाद गद्दी छोड़ेंगी, इनकी जगह पर अब यहां पर भी किंग आएंगे। जैसे ब्रिटेन में भी इस समय जानते हो किंग का शासन है, क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ एक्सपायर हो गई, उसके बाद कोरोनेशन हुआ है किंग का, क्योंकि सबसे बड़े बेटे वही थे। तो प्रिंस चार्ल्स जो थे वो बन गए किंग चार्ल्स। ठीक है, किंग चार्ल्स। तो बेसिकली यहां पर बात करें क्वीन मार्गरेट सेकंड की, तो ये डेनमार्क की रानी थी। डेनमार्क की रानी अब 52 सालों के बाद अपने पद से हट जाएंगी। यूरोप की लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग मोनार्च हैं, यानी कि यूरोप में किसी भी देश में इतने लंबे समय तक शासन करने वाली। ठीक है, वुड सरेंडर ऑन जनवरी 14, 14 जनवरी को ये अपने पद को सरेंडर करेंगी। और इनका जो सन है क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक, यानी कि इस समय डेनमार्क में शासन कौन कर रहा है, डेनमार्क की गद्दी पर कौन बैठा है, तो ये इन्हीं के सन है क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक। तो किंग फ्रेडरिक बन जाएंगे, ये प्रिंस से क्या बन जाएंगे, किंग बन जाएंगे। तो मार्गरेट के बारे में बात करें, 83 इयर्स, हैज रिजाइन्ड फॉर 52 इयर्स एंड हैज बीन यूरोप्स ओनली रीन क्वीन आफ्टर द डेथ ऑफ ब्रिटेन्स एलिजाबेथ II। तो ये एकमात्र क्वीन थी पूरे के पूरे यूरोप में एलिजाबेथ द्वितीय के बाद। तो एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद ये एकमात्र क्वीन बची थी पूरे यूरोप में। यूरोप में और किसी भी देश में कोई इनका शासन नहीं था, तो ये एकमात्र क्वीन थी। इनका भी शासन अब हट गया, इन्होंने गद्दी छोड़ दिया, एक्सपायर नहीं हुई है, याद रखिएगा, गद्दी छोड़ी है इन्होंने। तो डेनमार्क के बारे में बात करें, इसके स्टैटिक पॉइंट, तो स्टैटिक पॉइंट में आप यहां पर देख सकते हो, कैपिटल है कोपेनहेगन, करेंसी है डैनिश क्रोन, पीएम यहां के, ठीक है, मैथे फ्रेडरिक्सन है, मैथे फ्रेडरिक्सन। चलिए आगे आते हैं अगला प्रश्न। हु हैज बीन ऑनर्ड विद द नृत्य कलानिधि अवार्ड एट द 17th डांस फेस्टिवल ऑफ द म्यूजिक एकेडमी इन चेन्नई। चेन्नई में संगीत अकादमी के 17वें नृत्य महोत्सव में नृत्य कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? नृत्य कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ABCD 4 ऑप्शन है। इसका सही ऑप्शन दोस्तों है ए, वसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी। वसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी ये क्लासिकल डांसर और कोरियोग्राफर हैं, इन्हीं को नृत्य कलानिधि पुरस्कार मिला है। 17 डांस फेस्टिवल, 17वां नृत्य समारोह जो कि आयोजित किया गया था, इसके द्वारा संगीत अकादमी के द्वारा आयोजन कहां पर हुआ था? चेन्नई में इसका आयोजन हुआ था।
तो एडगर पैंग ते चियांग इन्होंने इस पुरस्कार को प्रदान किया है। ठीक है, नरसिम्हाचारी के बारे में बात करें, ठीक है, एंड हर लेट हस्बैंड एमबी नरसिम्हाचारी वर डांस ट्यूटर्स एट द सिंगापुर फाइन आर्ट सोसाइटी। सिंगापुर फाइन आर्ट सोसाइटी में ये और इनके हस्बैंड दोनों क्या थे, ट्यूटर, यानी कि ट्यूशन पढ़ाते थे वहां पर। आगे आते हैं, जल्दी से बताइए, नेशनल बर्ड डे हर साल कब मनाया जाता है? नेशनल बर्ड डे, राष्ट्रीय पक्षी दिवस। तो पक्षियों की अपनी एक इंपॉर्टेंस है, सुबह की चहचहाहट से उनकी एक नींद खुला करती थी। हालांकि अब बड़े शहरों में ये चहचहाहट सुनाई नहीं देती है, क्योंकि यहाँ इतना ज़्यादा प्रदूषण है, इतना ज़्यादा पोल्यूशन है उसमें नहीं। लेकिन अभी भी आप गांव चले जाएं या शहरों में ही किसी शांत प्रद एरिया में चले जाएं, तो हो सकता है सुबह आपकी जब नींद खुलती हो, ठीक है, अगर नींद भी 5, 6, 7 बजे के आसपास खुलेगी तो नींद ही आपकी दोपहर में 12 बजे खुलेगी तो नहीं, तो आपको ऐसी ठीक है जो चहचहाहट है वो सुनाई दे सकती है। तो बेसिकली इसका जो सही ऑप्शन है, कब मनाया जाता है? मनाया जाता है दोस्तों प्रत्येक वर्ष 5 जनवरी को। 5 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल बर्ड्स डे, ठीक है, टू रेज अवेयरनेस ऑफ द वैल्यू ऑफ टीनी ट्वीट्स इन द इकोसिस्टम। वातावरण में इनकी जो उपयोगिता है उसी को ध्यान में रखते हुए इसको मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, वर्ल्ड ब्रेल डे। दोस्तों आज जितने भी विजुअली इंपेयर्ड पर्संस हैं, ब्रेल लिपि उनके लिए एक वरदान है। उसी वरदान के लिए लुई ब्रेल के इस अनुसंधान के लिए, इस रिसर्च के लिए, इस इन्वेंशन के लिए जो उन्होंने ऐसे व्यक्तियों को दे दिया जिनके पास कुछ भी समझने के लिए नहीं था, तो अगेन आज पूरा का पूरा विश्व उनका थैंक करता है। तो उसी के लिए मनाया जाता है वर्ल्ड ब्रेल डे। लुई ब्रेल, उन्हीं के नाम पर ब्रेल लिपि नाम पड़ा है इसका। तो बेसिकली ब्रेल दिवस हर साल कब मनाया जाता है? हर साल 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया जाता है, 4 जनवरी को। ठीक है, तो बर्थडे कब होता है? ठीक है, इसी दिन बर्थडे होता है लुई ब्रेल का, जिन्होंने 1809 में, ठीक है, फ्रांस में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने ही ब्रेल लिपि को, ठीक है, क्या किया था, इन्वेंट किया था। यूनाइटेड नेशंस ने 4 जनवरी को प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड ब्रेल डे मनाने का निर्णय लिया, ठीक है, और 2019 से इसे वर्ल्ड ब्रेल डे को मनाया जा रहा है। ठीक है, सेलिब्रेट टू रेज अवेयरनेस, आपको मैंने बता ही दिया। इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेल, ठीक है, अब ब्रेल क्या है आप देख सकते हो। ब्रेल यहां पर एक कोडेड लैंग्वेज होती है जो कि 6 डॉट्स पर आधारित होती है, 6 डॉट्स और 2 कॉलम। ये बात याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कभी तो आप यहां पर देख सकते हैं हर एक अल्फाबेट में 6 डॉट्स हैं, 2 कॉलम है। तो 6 डॉट्स और 2 कॉलम पर आधारित होती है। इवन जो नोट आप इस्तेमाल करते हैं, 100 रुपए का, 200 रुपए का, उस नोट के किनारे भी, ठीक है, एक उभरी हुई आकृति होती है जिससे जो विजुअली इंपेयर्ड पर्सन है वो पहचानते हैं कि नोट कितने का है। ठीक है, उसका भी इस्तेमाल इसी स्टाइल से किया जाता है। आगे, इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। अंतरराष्ट्रीय माइंड बॉडी वेलनेस दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो माइंड बॉडी, ठीक है, यानी कि शरीर का दिमाग से जो कनेक्शन है, माइंड बॉडी वेलनेस, स्वस्थ रहें, बेसिकली कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है दोस्तों? ये मनाया जाता है 3 जनवरी को। प्रत्येक वर्ष 3 जनवरी को मनाया जाता है इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे। ठीक है, कि दिमागी सुकून आपका रहे, दिमागी स्वास्थ्य आपका चलता रहे बहुत अच्छे से। ठीक है, डेडिकेटेड टू द हार्मोनियस कोएग्जिस्टेंस ऑफ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। जितना जरूरी आपके लिए भौतिक स्वास्थ्य है उतना ही मेंटल यानी कि मानसिक स्वास्थ्य भी है। तो मानसिक स्वास्थ्य और भौतिक स्वास्थ्य, दोनों को कंबाइंड करने के लिए, दोनों को एक साथ में मिलाने के लिए दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम की अगर मैं बात करूं 2024 की, क्या है? हॉलिस्टिक वेलनेस, माइंड बॉडी एंड सोल। हॉलिस्टिक वेलनेस, माइंड बॉडी एंड सोल। आगे आते हैं, अगला, वर्ल्ड इंट्रोवर्ड डे। दोस्तों वर्ल्ड इंट्रोवर्ड डे का मतलब है विश्व अंतर्मुखी दिवस। अंतर्मुखी का मतलब, अंतर्मुखी उन व्यक्तियों के लिए शब्द इस्तेमाल होता है जो बाहर की दुनिया या बाहर के विचारों पर बहुत ज्यादा केंद्रित नहीं रहता है, जो आत्म केंद्रित, अपने ही विचारों पर केंद्रित रहता है, उन्हें हम इंट्रोवर्ट बोलते हैं। जो यानी कि कई लोगों को भी कहा जाता है ना कि तुम इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट हो। तो इंट्रोवर्ट का मतलब जो अपने आप में ज्यादा खोया खोया रहे, दूसरे से कम मिले जुले, कम उसमें घुल पाए। ठीक है, तो ऐसे लोग क्या होते हैं? इंट्रोवर्ट होते हैं। तो इंट्रोवर्ट के लिए डे मनाया जाता है 2 जनवरी को। 2 जनवरी को पूरे विश्व में मनाया जाता है, ठीक है, वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी यूनियन टेरिटरी ऐसी पहली यूनियन टेरिटरी बन गई है जिसने पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू किया गया है? दोस्तों लास्ट ईयर 2023 में विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू किया गया था। पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत कुल 18 ट्रेड रखे गए हैं, जैसे सोनार हो गया, कारपेंटर हो गया, ठीक है, मैसन, ठीक है, जो राजमिस्त्री हो गया, ऐसे कुल 18 ट्रेड रखे गए हैं। उन 18 ट्रेड की स्किल्स प्रदान की जाएगी। अगर आप उन 18 ट्रेड से संबंधित हैं और आप स्किल हासिल करना चाहते हैं
और ज्यादा बेटर तो स्किल आपको प्रदान की जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, और इन सभी को 15-15 हजार रुपए की टूल किट भी प्रदान की जाएगी, और आगे चल करके इनको 3 लाख रुपए तक का लोन भी ऑफर किया जाएगा। तो जम्मू और कश्मीर वो पहला ऐसा यूनियन टेरिटरी बन गया है जिसने पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू कर दिया है। ध्यान रखिएगा, पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू कर दिया है। द ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द फर्स्ट बैच ऑफ 30 ट्रेनीज विश्वकर्मा, ठीक है, जस्ट अ मिनट, ठीक है, हाँ। तो अगेन बेसिकली यहां पर दर्जी क्राफ्ट की बात हो रही है। दर्जी क्राफ्ट हैज बीन इनॉग्रेटेड एट द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन चोम्पियान। विश्वकर्मास की बात यहां पर हो रही है। 30 ट्रेनिंग जो कि दर्जी क्राफ्ट से रिलेटेड हैं, उनकी यहां पर ट्रेनिंग कराई जाएगी। ध्यान रखिएगा, द स्कीम इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑपरेशनलाइज इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ J&K। जम्मू एंड कश्मीर के सभी जिलों में इस योजना को लागू किया जाएगा बहुत जल्द। अब पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में है। इसे सितंबर 2023 में विश्वकर्मा जयंती वाले दिन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया। उद्देश्य क्या है? आर्टिसंस और क्राफ्ट पीपल्स जो हैं उनको पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड प्रदान करना। द स्कीम इंक्लूड्स बेसिक ट्रेनिंग 5 to 7 डेज, 5 से 7 दिनों की बेसिक ट्रेनिंग होगी। 15,000 का टूल किट भी प्रदान किया जाएगा, ठीक है। और अगेन 1 लाख और 2 लाख कुल मिलाकर के 3 लाख रुपए का लोन प्रदान किया जाएगा, वो भी ठीक है विद इन ऑफ 18 मंथ्स एंड 30 मंथ्स, 18 महीने का और 3 महीने का, 30 महीनों का। और फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी 5%, जिससे वो अपना व्यवसाय अच्छे से कर सके। तो ये है पीएम विश्वकर्मा योजना। आगे आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। इंडियाज टॉय एक्सपोर्ट्स इंक्रीज्ड फ्रॉम $96 मिलियन इन 2014-15 टू इन 2022-23। दोस्तों, भारत से खिलौनों का निर्यात, टॉय एक्सपोर्ट्स की बात हो रही है यहां पर। तो खिलौनों के लिए नरेंद्र मोदी जी ने, जो संडे को मन की बात प्रोग्राम आता था ना, उन्होंने इस खिलौने को प्रमोट करने की बात कही थी कि भारत के खिलौने को विदेशों तक प्रमोट किया जाना चाहिए। भारत में खिलौना बनाने वाले लोगों को प्रोत्साहन भी दिया था। तो 2014-15 से अगर हम 24-25 को कंपैरिजन करते हैं तो टॉय एक्सपोर्ट्स भारत का 326 मिलियन पे पहुंच गया है। $96 मिलियन से $326 मिलियन का सफर तय किया है भारत की पूरी टॉय इंडस्ट्री के एक्सपोर्ट्स ने। देख सकते हैं आप 96 से कहां तक, $326 मिलियन। टॉय इंपोर्ट्स डिक्लाइन 52% फ्रॉम $332 मिलियन टू $159 मिलियन इन द सेम पीरियड। तो जब भारत में ही टॉय बनेगी, निर्माण होगा, तो जो विदेशों से टॉय आते थे, खिलौने आते थे, उनके इंपोर्ट में कमी आई है। हम पहले $332 मिलियन के खिलौने विदेशों से मंगा लेते थे 2014-15 में, जो 2022-23 तक घट के कितना हो गया, $159 मिलियन। इतने ही विदेशों से आते हैं, बाकी अपने देश में ही बनाए जाते हैं। तो टॉय एक्सपोर्ट्स इंक्रीज्ड और इंपोर्ट्स डिक्लाइंड बिकॉज ऑफ मेजर्स लाइक इंपोर्ट टैरिफ इंक्रीज। इंपोर्ट पर टैरिफ जो था, यानी कि अगर विदेशों से आप खिलौना मंगाते हो तो जो टैक्स की रेट्स हैं उनको बढ़ा दिया गया था। एंड क्वालिटी कंट्रोल एज पर अ केस स्टडी ऑन द सक्सेस स्टोरी ऑफ मेड इन इंडिया टॉयज। तो मेड इन इंडिया टॉयज की सक्सेस स्टोरी में इसको क्या किया गया था, बताया गया था। तो याद रखिएगा, $326 मिलियन का एक्सपोर्ट अब भारत से खिलौनों का किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। Who has been appointed as flag officer commanding in chief of Western Naval Command? वेस्टर्न नवल कमांड यानी कि पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ किससे नियुक्त किया गया है? जल्दी से बताइए, ठीक है। तो वेस्टर्न नवल कमांड नौसेना की बात हो रही है, तो ये बन गए हैं संजय जसजीत सिंह। और नेवी की बात हो रही है दोस्तों यहां पर, तो नेवी के हेड कौन है? नेवी के हेड अभी बदल गए हैं दोस्तों 1 मई को, और कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं दोस्तों दिनेश कुमार त्रिपाठी। ध्यान रखिएगा, यहां पर सही ऑप्शन क्या है? संजय जसजीत सिंह। संजय जय सिंह के नाम से इनको जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगेन इन्होंने वाइस एडमायरल दिनेश के त्रिपाठी को रिप्लेस किया था। दिनेश के त्रिपाठी जनवरी में वाइस चीफ बने थे नेवी के, और उसके बाद अब इनको नेवी के चीफ बना दिया गया। तो इनकी जर्नी बहुत तेजी से आगे बढ़ी है, तुरंत वाइस चीफ बने थे और अब हेड बन गए हैं। अगेन आगे आते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के किसको बना दिया गया है? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के नए
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो इसके रूप में नियुक्ति हो गई है रघुराम अय्यर की, इज द राइट ऑप्शन। ये है मिस्टर रघुराम अय्यर, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या बन गए हैं, सीईओ ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, जो भारतीय ओलंपिक संघ है, ठीक है, वो उसके चीफ सॉरी यहां पर मैं बात कर रहा हूं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी की। अब अगेन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बात करें तो एस्टैब्लिश हुआ था 1927 में, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है, और इसकी प्रेसिडेंट कौन है, ये तो सीईओ है रघुराम अय्यर, लेकिन हेड कौन है, पीटी उषा, पीटी उषा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक, बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, ये बिम्स्टेक का पूरा फुल फॉर्म है जो मैंने अभी आपको बताया, आगे इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ भी आपको मिल जाएगा। तो बिम्स्टेक जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उसके महासचिव के रूप में कौन नियुक्त हो गए हैं, तो इसके महासचिव के रूप में नियुक्त हो गए हैं इंद्रमणि पांडे, भारत के व्यक्ति, ठीक है, इंद्रमणि पांडे, ये अब सेक्रेटरी जनरल के तौर पे काम करेंगे बिम्स्टेक के। ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत का कोई ऑफिशियल इसकी पोस्ट पर आया है, ऐसा पहली बार हुआ है। बिम्स्टेक में अभी तक भारत का कोई भी ऑफिशियल नहीं आया था, याद रखिएगा, ठीक है। और इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ है बिम्स्टेक का, ढाका बांग्लादेश, यानी कि बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ढाका बांग्लादेश, वहीं ये ज्वाइन करेंगे। और इन्होंने रिप्लेस किसको किया है, तेंजिन लेकफेल को, जो कि भूटान से संबंध रखते थे, इनकी जगह पर ये आए हैं, ठीक है। हिज टेन्योर इन द प्रेस्टिजियस पोस्ट विल बी फॉर 3 years, और इनका टेन्योर इस पोस्ट पर कितने समय का होगा, 3 वर्षों का होगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो बिम्स्टेक के बारे में पूरा का पूरी बात यहां पर बताई गई है। बिम्स्टेक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की। मेंबर्स इसके कौन कौन से हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड, ये इस बिम्स्टेक के सदस्य हैं। जैसे ब्रिक्स में बात करें अब तो 10 सदस्य हो गए ब्रिक्स, वरना 5 के लिए जाना जाता था, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। एस्टैब्लिश कब हुआ था, 6 जून 1997 को, बैंकॉक समझौते के अनुसार, बैंकॉक डिक्लेरेशन के अनुसार। हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में है, और नेपाल और भूटान इंक्लूड हुए थे इस ऑर्गेनाइजेशन में 2004 में। उसके पहले नेपाल और भूटान इसका हिस्सा नहीं थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, रिसेंटली इन जनवरी 2024 हाउ मेनी इंडियन सिटीज have been nominated for the international wetland city tag। तो वेटलैंड सिटी टैग के लिए भारत से किन 3 शहरों को यहां पर भेजा गया है, तो 3 शहर मैंने आपको पहले ही बता दिए। तो भारत से कुल कितने शहरों की नॉमिनेट किया गया है, यहां पर 3 शहर, कौन कौन से हैं, इंदौर है यहां पर, भोपाल है यहां पर, और उदयपुर है, ठीक है। ये सब के सब रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। तो रामसर कन्वेंशन, रामसर एक शहर का नाम है जो कि ईरान में स्थित है, ईरान की सिटी है रामसर, वहीं पर समझौता हुआ था जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की वेटलैंड है, यानी कि आर्द्र भूमि, जो दलदली भूमि होती है ना, ऐसे समझ लीजिएगा, कुछ जगहों पर जाते होंगे बहुत दूर तक एक दलदली भूमि होती है, उसका भी इकोसिस्टम में एक इंपॉर्टेंस है। वैसी जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की पूरी वेटलैंड्स हैं, उनको रामसर वेटलैंड्स कहा जाता है, रामसर का टैग उनको प्रदान कर दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। भारत में इस समय अगर बात करें तो 80, ठीक है, 80 के आसपास पहुंच गई हैं रामसर वेटलैंड्स। देन आगे बात करें, ठीक है, which country will become the first European country to issue digital Schengen visas to visitors for the upcoming Olympics। तो अपकमिंग ओलंपिक किस देश में हो रहा है, उसी देश की सरकार ने एक ऐसा वीजा देने की बात कही गई है जो सेंजन वीजा है। सेंजन बेसिकली एक क्षेत्र को कहते हैं जिसमें यूरोपियन यूनियन के 25 देश आते हैं, 4 देश और हैं यहाँ पर, तो सेंजन के अंतर्गत 29 देश आते हैं। सेंजन वीजा का मिलने का मतलब यह है कि ये 29 देशों में आप कहीं पर भी, अगर सेंजन वीजा आपको मिल गया है तो 29 देशों में किसी भी देश में आप विजिट कर सकते हैं। तो फ्रांस के पेरिस में इस बार का ओलंपिक होगा, तो जो लोग ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने के लिए जाएंगे, ओलंपिक देखने के लिए, समझ गए कि नहीं, वो तो आसपास के और कई देशों को विजिट करेंगे ना, तो सेंजन वीजा उनकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि अलग अलग देशों से उनको वीजा लेने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, इन 29 देशों में वो कॉमनली जा सकते हैं। तो बेसिकली फ्रांस ने काम शुरू किया है सेंजन वीजा देने का, ठीक है, सेंजन वीजा देने का काम शुरू किया गया है, जो मैंने आपको यहां पर पूरा का बता दिया। सेंजन वीजा के अंतर्गत 29 देश वर्तमान में आते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रांस की बात करें तो कैपिटल है पेरिस, प्रेसिडेंट है इसके इमैनुअल मैक्रोन, याद रखिएगा
आगे बताऊंगा भी। 26 जनवरी 2024 को परेड में चीफ गेस्ट बनकर कौन आए थे? फ्रांस के ही राष्ट्रपति आए हैं, इमैनुअल मैक्रोन। पीएम यहाँ के कौन है? एलिजाबेथ बॉर्न है। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की है फ्रेंच। करेंसी यहाँ की है दोस्तों यूरो। यूरो करेंसी चलती है क्योंकि फ्रांस इज द पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हु हैज वॉन द इलेक्शन एंड बिकेम द पीएम ऑफ बांग्लादेश? बांग्लादेश में चुनाव किसने जीत लिया है और कौन फिर से बांग्लादेश का नया प्रधानमंत्री बन गया है? बांग्लादेश में भी सरकार चलाने का काम देश के प्रधानमंत्री का होता है, तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों शेख हसीना। ठीक है, शेख हसीना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो शेख हसीना, जिनकी पार्टी का नाम है आवामी लीग, इन्होंने 5वीं बार प्रधानमंत्री का चुनाव जीत लिया है। 5वीं बार, ध्यान रखिएगा। आवामी लीग बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना पार्टी, इसी से हैं। इनको मेजॉरिटी मिल गई है नेशनल इलेक्शंस में। आवामी लीग प्रेसिडेंट शेख हसीना विल फॉर्म द गवर्नमेंट फॉर द 4th कॉन्टिन्यूअस टर्म। चौथे लगातार, कुल 5वीं बार, चौथी लगातार ये प्रधानमंत्री बनने वाली है। कहां की? बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की कैपिटल की बात करें तो ढाका है। प्रेसिडेंट की बात करें तो ये है मोहम्मद शहाबुद्दीन, ये भी हाल ही में नियुक्त हुए थे। करेंसी यहाँ चलती है टका और ऑफिशियल लैंग्वेज बंगाल की है बंगाली। और बंगाल 1971 में बना था। बंगाल को बनाने का श्रेय भारत को ही जाता है। इसके पहले ये ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। आगे आते हैं अगला प्रश्न। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड द स्नो लेपर्ड एज द नेशनल सिंबल? राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में किसने स्नो लेपर्ड को कंफर्म कर दिया है कि ये हमारे देश का राष्ट्रीय प्रतीक होगा, नेशनल सिंबल होगा? जल्दी से बताइए इनमें से वो कौन सा देश है जिस देश ने अपने राष्ट्रीय प्रतीक को स्नो लेपर्ड, जो अगेन हिम तेंदुआ है, यानी कि ऐसा तेंदुआ जो बर्फीले क्षेत्रों में पाया जाता है, पहाड़ी क्षेत्रों में, हिमाचल में, उत्तराखंड में। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों किर्गिस्तान। किर्गिस्तान, ठीक है, किर्गिस्तान ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया है कि स्नो लेपर्ड क्या है, इसका नेशनल सिंबल बनेगा, नेशनल सिंबल। द स्नो लेपर्ड इज ऑल्सो नोन एज पैंथेरा। ठीक है, इट रिप्रेजेंट ग्रेटनेस, नोबिलिटी, करेज, ब्रेवरी एंड रेजिलियंस। तो इसी के बिहाफ पर इसको इन्होंने अपने देश का कंफर्मेशन दे दिया है। स्नो लेपर्ड आर फाउंड इन 12 कंट्रीज इन एशिया इंक्लूडिंग अफगानिस्तान, भूटान, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान रिपब्लिक, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो 12 देशों में पाया जाता है। ये सारे के सारे वो देश हैं जहां स्नो लेपर्ड पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो किर्गिस्तान की बात करें तो कैपिटल है बिश्केक। प्रेसिडेंट इसके कौन है? सदर जापारोव। करेंसी यहां पर चलती है किर्गिस्तानी सोम। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, फटाफट आंसर करते रहिए। तो अगेन एशियाज फर्स्ट, आईआईटी मद्रास ने किसके साथ पार्टनरशिप करी है टू बिल्ड एशियाज फर्स्ट हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक फैसिलिटी इन तमिलनाडु? एशिया की पहली हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक फैसिलिटी। दोस्तों हाइपर लूप के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। हाइपर लूप एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। आज अगर हमारे ट्रांसपोर्टेशन की स्पीड कम है तो बिकॉज क्यों? उस पर फ्रिक्शन लगता है। आप जब कोई व्हीकल चलाते हैं तो हवा का पूरा दबाव लगता है। हाइपर लूप नई टेक्नोलॉजी है। हाइपर लूप अभी बहुत महंगा है। हाइपर लूप के लिए क्या किया जाएगा? जैसे रेलवे की अपनी पटरी बिछाई जाती है, इसका भी पूरा ट्रैक बनाया जाएगा, जो ट्रैक चारों तरफ से कवर्ड होता है, बस उसके अंदर एयर फ्रिक्शन नहीं होता है, तो बहुत तेजी से स्पीड में निकाला जाएगा। उसके अंदर जो एयर है ना, उसको बाहर वैक्यूम कर दिया जाता है, जिसके अंतर्गत अंदर हवा नहीं होती है जो उसके प्रेशर को क्या कर सके, रोक सके। तो बहुत तेजी से स्पीड से ट्रांसपोर्टेशन होता है। इवन प्लेन से पहले आप हाइपर लूप से पहुंच जाओगे। तो हाइपर लूप की टेस्ट ट्रैक फैसिलिटी, यानी कि अभी इसको टेस्ट किया जाएगा। तो टेस्ट ट्रैक बनाया जाएगा कहां पर? ठीक है, ये आईआईटी मद्रास जो कि चेन्नई में है, वहीं पर स्टैब्लिश किया जाएगा। तो इसके लिए आईआईटी मद्रास ने आर्सेलर मित्तल के साथ पार्टनरशिप करी है। आर्सेलर मित्तल क्या करेगा? रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगा, जिससे ये टेस्ट ट्रैक बनकर के तैयार होगा। तो आईआईटी मद्रास के साइंटिस्ट फिर उसके बाद काम करेंगे उस ट्रैक पर। तो ट्रैक बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए वो कौन देगा? यहाँ पर आर्सेलर मित्तल देगा, ध्यान रखिएगा। और ये एशिया की पहली हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक फैसिलिटी होगी, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे आते हैं, अगला प्रश्न। इन जनवरी 2024 इंडिया एंड विच कंट्री साइंड अ पैक्ट टू एनहांस कोऑपरेशन इन द हाइड्रोकार्बन सेक्टर? हाइड्रोकार्बन सेक्टर में भारत और किस देश के साथ एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो बेसिकली इसका सही ऑप्शन है गुयाना। गुयाना इज द राइट ऑप्शन, गुयाना। ठीक है, गुयाना। तो भारत और गुयाना के साथ में हाइड्रोकार्बन सेक्टर पर काम करने के लिए एमओयू साइन किया गया, एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
चलिए देखते हैं फटाक से अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न क्या बता रहा है, विच कंट्रीज पीएम इज टू बी द चीफ गेस्ट एट द 10th वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट टू बी हेल्ड फ्रॉम जनवरी 10 to 12 इन गांधीनगर। गुजरात के गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात समिट का आयोजन किया गया। वाइब्रेंट गुजरात समिट एक इन्वेस्टर मीट के लिए समिट होती है जिसको नरेंद्र मोदी जी के काल में शुरू किया गया था। तो अगेन इन्वेस्टर यानी कि गुजरात में आइए, हम आपको जगह देंगे, आप गुजरात में निवेश करिए, फैक्ट्री वगैरह लगाइए, गुजरात भी डेवलप होगा, गुजरात के युवाओं को नौकरियां भी मिलेंगी। तो इसी को ध्यान में रख करके वाइब्रेंट गुजरात समिट प्रत्येक वर्ष आयोजित होती है। इस बार के आपसे चीफ गेस्ट पूछा जा रहा है कौन थे, किस देश के प्रधानमंत्री थे। तो अगेन चेक रिपब्लिक के प्रधानमंत्री, जिनका नाम क्या है दोस्तों, जिनका नाम है पीटर फियाला। ठीक है, ये क्या है, ये इस बार के चीफ गेस्ट के रूप में यहां पर मौजूद रहेंगे वाइब्रेंट गुजरात समिट में। समिट का आयोजन 10 से 12 जनवरी को किया गया है गुजरात की कैपिटल राजधानी गांधीनगर में। इनके अलावा तिमोर लेस्ते के प्रेसिडेंट हैं जोस रैमोस होर्ता, ठीक है, प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, ठीक है, ऑफ द यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, ये भी शामिल रहेंगे। और मोजाम्बिक के प्रेसिडेंट हैं फिलिप न्यूसी, ये भी इस वाइब्रेंट गुजरात समिट को अटेंड कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। द पीएम विल ओपन द इवेंट जनवरी 10 इन गांधीनगर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने इसको शुरू किया था, उन्हीं के हाथों इस बार भी इसका उद्घाटन किया जाएगा। एज मेनी एज 28 कंट्रीज एज 14 ऑर्गेनाइजेशन, 28 देश और 14 संस्थाएं इस वाइब्रेंट गुजरात समिट में पार्टिसिपेट करने वाली हैं, ध्यान रखिएगा। तो थीम क्या है इस बार की 10th एडिशन की, गेटवे टू द फ्यूचर, गेटवे टू द फ्यूचर, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कंट्री जो अभी यहां पर पार्टनर के रूप में काम करेंगी, भागीदारी, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, चेक रिपब्लिक, इजिप्ट, एस्टोनिया, फिनलैंड, जर्मनी, इंडोनेशिया, जापान, केन्या, मलेशिया, माल्टा, मोरक्को, मोजाम्बिक, नेपाल, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, पोलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रवांडा, सिंगापुर, तंजानिया, थाईलैंड, यूएई, यूनाइटेड किंगडम, उरुग्वे, घाना और वियतनाम, ये सभी पार्टनर कंट्रीज हैं, भागीदार देश हैं। तो 28 देश यहां पर आने वाले हैं, ये उनमें से कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। India's External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will represent India at the 19th Non-Aligned Movement। 19th नाम समिट में पार्टिसिपेट किया है भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। पूछा जा रहा है जो नाम की समिट है यानी कि नॉन अलाइन मूवमेंट की समिट है, सम्मेलन है, ये कहां पर आयोजित किया गया था। तो जल्दी से आप सभी लोग बताइए इसका आयोजन कहां पर किया गया था, ठीक है, जिसमें किसने पार्टिसिपेट किया है, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने पार्टिसिपेट किया है। तो बेसिकली युगांडा के कांपला में इसका आयोजन किया गया था, युगांडा के कांपला में, युगांडा की कैपिटल है कांपाला, जिसमें इसका आयोजन किया गया था। इसमें भारत से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने पार्टिसिपेट किया है। जनवरी 17 से 20 2024 के बीच में इस समिट का आयोजन किया गया था और ये समिट का 19वां संस्करण है, 19th एडिशन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब अगेन इसके बारे में बात करें, एडिशनली द अफ्रीकन कंट्री विल होस्ट द 3rd साउथ समिट एंड G77 मीटिंग फ्रॉम जनवरी 21 to 23। युगांडा की बात करें तो ये एक अफ्रीकन कंट्री है जो कि तीसरी साउथ समिट और G77 मीटिंग को भी होस्ट करने का काम करेगा। 2019 में नाम समिट कहां पर हुई थी, अजरबैजान में, एंड द 2016 नाम वेनेजुएला समिट, इंडिया वाज रिप्रेजेंटेड एट द वाइस प्रेसिडेंट लेवल। भारत को वाइस प्रेसिडेंट लेवल के द्वारा प्रेजेंट किया गया था, ठीक है, लेकिन इस बार फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर के द्वारा प्रेजेंट किया गया। युगांडा के पास चेयर रहेगी कब से कब तक, 2024 से 27, यानी कि 2024 से 27 तक नाम की जितनी भी समिट होंगी वो युगांडा में ही आयोजित होंगी। नॉन अलाइन मूवमेंट के बारे में बात करें तो ये ग्रुप है, एक फोरम है 120 देशों का, दैट आर नॉट फॉर्मली अलाइंड विद और अगेंस्ट एनी मेजर पॉलर, एनी मेजर ब्लॉक। देखो नॉन अलाइन का मतलब क्या है, गुट निरपेक्ष। गुट निरपेक्ष का मतलब ये हुआ, ये वो देश हैं, 120 देशों का वो समूह है जो किसी मेजर ब्लॉक यानी कि कोई बड़ी शक्ति जो है उसके ना तो ये फेवर में है ना तो ये अगेंस्ट में है, यानी कि नॉन अलाइन है। हम तुम्हारे साथ ना हैं ना हम तुम्हारे खिलाफ हैं, ना हम तुम्हारे साथ हैं ना हम तुम्हारे खिलाफ वाली पद्धति पे चलने वाले 120 देश इस नॉन अलाइन मूवमेंट का हिस्सा हैं, ध्यान रखिएगा। इसको फॉर्म किया गया था 1961 में। The grouping is the second only to the UN in terms of membership। मेंबरशिप के मामले में नॉन अलाइन मूवमेंट जो है, नाम का जो ग्रुप है 120 देशों का, वो यूएन के बाद दूसरे नंबर पर आता है। यूएन की ग्रुपिंग में कितने देश हैं, 193 देश हैं। 194वां देश में भी शामिल हो जाए कौन सा, फिलिस्तीन। वोटिंग तो हो चुकी है, बाकी आगे देखते हैं। युगांडा की बात करें तो कैपिटल है कांपाला, करेंसी यहां पर चलती है शिलिंग, ऑफिशियल लैंग्वेजेस यहां की स्वाहिली और इंग्लिश, पीएम यहां के कौन है, रॉबिना, ठीक है, नबांजा, प्रेसिडेंट यहां के हैं योवरी मुसेवरी। अगले प्रश्न पर आते हैं, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, ठीक है।
भारत और किस देश के साथ में एक टेस्ट खेला गया, एक टेस्ट मैच खेला गया है बेसिकली। इस टेस्ट मैच में जो स्कोर बना उसने इतिहास बना दिया 147 सालों का। 147 सालों से इतने कम ओवर का टेस्ट मैच नहीं रहा है। तो भारत और किस देश के बीच में, आप सभी लोग जानते हो 107 ओवर में कहानी खत्म हो गई, यानी कि 642 बॉलों में पूरे टेस्ट की कहानी खत्म हो गई। तो ये टेस्ट हुआ था भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में ये टेस्ट खेला गया था। ये सेकेंड टेस्ट मैच था बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका इन केप टाउन। साउथ अफ्रीका के केप टाउन में ही इसका आयोजन किया गया था, जो कि 107 ओवर में ही समाप्त हो गया और 147 वर्ष का इतिहास इसने रच दिया। ठीक है, इंडिया वॉन द न्यूलैंड टेस्ट बाय 7 विकेट्स टू लेवल द सीरीज 1-1। इंडिया इसके पहले जीत चुकी थी सीरीज 1-1, यानी कि एक अफ्रीका ने जीता है, एक भारत ने जीता है। तो 1-1 सीरीज पर ये मैच एट दैट टाइम, यानी कि जब ये रिकॉर्ड बना तब ये लाई कर रहा था। इंडिया वन द फर्स्ट एवर टेस्ट मैच इन केप टाउन। देन अब ये देख लीजिएगा, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका 2024 सबसे कम ओवर है, 107 ओवर में खत्म हुआ था। इसके पहले ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का मैच हुआ था 1935 में, जो कि 109.2 ओवर में ही खत्म हो गया था। तो इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तभी लिखा हुआ है 147 साल पुराना रिकॉर्ड। वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के बीच में भी 1935 में हुआ था, 112 ओवर का ही रिकॉर्ड था। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 1888 में हुआ था, 196 ओवर का। और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 1888, यानी कि ये सेम ही है। ठीक है, हाँ 197 ये चीजें, हाँ तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के ही बीच में 197 का भी रहा है यहाँ पर। तो ये है टॉप 5, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2024 की मेजबानी करेगा? अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2024 बेसिकली अगेन जनवरी की करंट अफेयर्स की बात हो रही है। तो जनवरी में ही 22 जनवरी को श्री राम मंदिर का उद्घाटन होना था। उसके पहले अयोध्या में कंफर्मेशन दिया गया था कि काइट फेस्टिवल मनाया जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? अयोध्या। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन अयोध्या में किया जाएगा जनवरी 22 के पहले। ठीक है, ये इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल, तो राम मंदिर के उद्घाटन के पहले इसको शुरू किया गया था। आगे आते हैं, तो राम मंदिर के उद्घाटन वाले दिन बहुत सारे राज्यों ने ड्राई डे डिक्लेयर कर दिया था, यानी कि 22 जनवरी ऐसा ही डे होगा जैसा 2 अक्टूबर होता है, 15 अगस्त होता है, 26 जनवरी होती है। यानी कि जहां पर आपको सारी जितनी भी लीकर की शॉप्स हैं, ठीक है, शराब की दुकानें हैं, वो बंद रहेंगी, किसी भी प्रकार की कोई बिक्री नहीं होगी। तो शुरुआत छत्तीसगढ़ ने करी थी। किसने करी थी? छत्तीसगढ़ ने करी थी। फिर मध्य प्रदेश, नंबर ऑफ स्टेट्स जो थे जहां जहां लगभग भाजपा का शासन था, उन्होंने ड्राई स्टेट डिक्लेयर कर दिया था, यानी कि उस दिन कोई भी शराब की दुकानें ओपन नहीं की जाएंगी। तो छत्तीसगढ़ ने सबसे पहले घोषित किया था, ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। सीएम नए नए यहाँ के भाजपा के बने थे, नाम है विष्णुदेव साई। भूपेश बघेल जो कि कांग्रेस के थे, इनको रिप्लेस किया है। डिप्टी सीएम है अरुण साव एंड विजय शर्मा। गवर्नर की बात करें तो ये विश्वभूषण हरिचंद्रन। स्पीकर ऑफ छत्तीसगढ़ असेंबली की बात करें तो रमन सिंह। आगे आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। रिसेंटली इन 2024 हाउ मेनी प्रोडक्ट्स फ्रॉम वेस्ट बंगाल गॉट जीआई टैग? जीआई का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, अतुलनीय भारत की अमूल्य निधि। दोस्तों जीआई टैग एक पर्टिकुलर एरिया में कोई एक प्रोडक्ट बहुत ज्यादा फेमस होता है, उसकी वो स्पेशलिटी उस रीजन की वजह से होती है, तो उसको जीआई टैग प्रदान किया जाता है। तो वेस्ट बंगाल के अभी हाल ही में 5 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग प्रदान कर दिया गया। 5 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग प्रदान कर दिया गया। वो 5 प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये 27 पूरा का पूरा टोटल होता है वेस्ट बंगाल में। इनको मिला करके कितने हो जाते हैं? 27 प्रोडक्ट हो जाते हैं। नंबर 1 पर आता है सुंदरबन हनी, यानी कि सुंदरबन का शहद, जो कि सुंदरबन में पाया जाता है। देन ब्लैक नूनिया राइस, ठीक है, ये नूनिया राइस है, प्रिंस ऑफ राइस कहा जाता है। ये वेस्ट बंगाल के जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में इनको क्या किया जाता है? उगाया जाता है। देन तंगाइल साड़ी, यानी कि आप जानते हो ये साड़ी है, जो कि मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, उसके अंतर्गत मिर्जापुर है। यहाँ पर गोरोड साड़ी और कडिली साड़ी, ये सब साड़ी है, ये भी मिर्जापुर। ठीक है, ये भी मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट। तो ये 3 साड़ियों के ब्रांड हैं। एक यहाँ पर चावल यानी कि खाद्य ब्रांड है, और दूसरा हनी, शहद का ब्रांड है। तो ये 5 प्रोडक्ट हैं जिनको हाल ही में जीआई टैग दिया गया। सबसे ज्यादा जीआई टैग किस देश के किस राज्य के हैं? उत्तर प्रदेश। और सबसे पहले नाम आता था तमिलनाडु का, तो तमिलनाडु को रिप्लेस करके उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे पहुंच गया, जिसके पास सबसे ज्यादा जीआई टैग्ड प्रोडक्ट हैं। यहां पर ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं अगला प्रश्न। इंडियाज ओल्डेस्ट स्लॉथ बियर पास्ड अवे एट भोपाल जू, व्हाट वाज द नेम ऑफ द बियर? बियर यानी कि भालू, स्लॉथ बियर एक प्रजाति होती है बेसिकली। ठीक है, तो एशिया क्षेत्रों में पाया जाता है। तो ये स्लॉथ बियर जिसका नाम बबलू था, ठीक है, क्या नाम था? बबलू था, ये एक्सपायर हो गया, बबलू।
तो ये है बेसिकली स्लॉथ बियर। आप देख सकते हो इनकी पहचान होती है, बड़े बड़े बाल वगैरह होते हैं, ठीक है। तो मल्टी ऑर्गन फेलर की वजह से बबलू जो है वो एक्सपायर हो गया, ध्यान रखिएगा। बबलू भारत का ओल्डेस्ट स्लॉथ बियर था, ठीक है, इसलिए ये न्यूज हाईलाइट हो जाती है। चलिए, और अगेन कहां पर, तो बबलू वॉज रेस्क्यूड फ्रॉम अ मदारी, एक मदारी से लिया गया था राजस्थान, एंड ब्रॉट टू वन विहार नेशनल पार्क एट द एज ऑफ 19 इन 2006, ठीक है। 19 वर्ष की उम्र में 2006 में वन विहार नेशनल पार्क लाया गया था। द एवरेज लाइफ स्पैन यानी कि भालू की जो औसत आयु होती है वो कितने वर्ष की होती है, 25 से 30 वर्ष तक एक भालू जिंदा रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, एज पर द टॉप सिटीज फॉर वीमेन इन इंडिया 2023 विच इज द बेस्ट सिटी फॉर वीमेन इन इंडिया। भारत में सबसे असुरक्षित शहर की बात करें तो दिल्ली का नाम अभी आया था रिपोर्ट्स में, लेकिन अब बात आपसे के सामने हो रही है सुरक्षित शहर के बारे में। बेस्ट सिटी, महिलाओं के लिए सबसे बढ़िया शहर कौन सा है, ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये सबसे बढ़िया शहर महिलाओं के लिए है चेन्नई। चेन्नई आप सभी लोग जानते हो तमिलनाडु की कैपिटल है, तो चेन्नई को घोषित किया गया है सबसे बढ़िया शहर, किसके लिए, इन टर्म्स ऑफ इंक्लूसिविटी, यानी कि सबको शामिल करते हुए समावेशिता और अनुकूलता के मामले में चेन्नई को नंबर 1 पे रखा गया है, ध्यान रखिएगा। यह अध्ययन विविधता, समानता और समावेशन फर्म अवतार ग्रुप के रूप में भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहरों पर आधारित है, शीर्ष शहरों पर। तो तमिलनाडु सिटीज टॉप इन बोथ कैटेगरीज, 49 सिटीज इन द मिलियन प्लस पॉपुलेशन, यानी कि जहां की जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है, ऐसे 49 शहर हैं यहां पर, एंड 64 सिटीज इन द लेस देन अ मिलियन पॉपुलेशन कैटेगरी, ठीक है। 64 सिटीज ऐसे हैं, ऐसे शहर हैं जो कि 1 मिलियन से कम पॉपुलेशन यानी कि 10 लाख से कम पॉपुलेशन में आते हैं। तो चेन्नई ने टॉप किया है मिलियन प्लस कैटेगरी में, ठीक है। और तिरुचिरापल्ली इमर्ज इन द फर्स्ट स्पॉट इन द लेस देन अ मिलियन कैटेगरी। तो अगर 10 लाख से कम वाले बात करें, 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में टॉप किसने किया है जो कि महिलाओं के लिए बेस्ट हैं, वह है तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु, ये भी याद रखिएगा। तो चेन्नई, पुणे अगर बात करें, ठीक है, कैटेगरी 1 में कौन आती है, सिटीज विद अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1 मिलियन, 10 लाख से ज्यादा में चेन्नई नंबर 1 पर है। फिर है पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, अहमदाबाद, विशाखापट्टनम, कोलकाता, कोयम्बटूर और मदुरई। और लेस देन 1 में बात करें तो यह आता है तिरुचिरापल्ली, जिसे शॉर्ट में त्रिची कहते हैं। त्रिची, वेल्लोर, इरोड, सलेम, तिरुपुर, पुडुचेरी, शिमला, मैंगलोर, तिरुवनंतपुरम और बेलागावी, ठीक है। आगे आते हैं, अगला प्रश्न, गिनी गुणांक के बारे में जानते हैं। गिनी गुणांक क्या करता है, क्योंकि अभी हाल ही में भारत का गिनी गुणांक कंफर्म किया गया था। गिनी गुणांक बेसिकली दर्शाता है आय की असमानता को, ठीक है। तो मेजर इनकम इनइक्वालिटी, आय की असमानता को मापने का काम गिनी इंडेक्स के द्वारा किया जाता है। तो हाल ही में इकोनॉमिक रिसर्च रिपोर्ट आई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इको रैप रिसर्च रिपोर्ट आती रहती है, उसी के अंतर्गत बताया गया है इंडिविजुअल इनकम इनइक्वालिटी इन इंडिया, यानी कि इंडिविजुअल का मतलब हो गया एक व्यक्ति। तो एक व्यक्ति की अगर हम इनकम इनइक्वालिटी इन इंडिया की बात करें, हैज सब्सटेंशियली डिक्रीज बिटवीन द फाइनेंशियल ईयर 2013-14 एंड 2021-22, यानी कि 2013-14 से अगर हम 2021-22 को कंपैरिजन करें तो ये आय की असमानता कम हुई है, ये बताया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में। एज पर द स्टडी, द रीजन फॉर द रिडक्शन इज सिग्निफिकेंट मूवमेंट विद इन द इनकम कैटेगरी एट द लोअर एंड ऑफ द इकोनॉमिक पिरामिड। तो इकोनॉमिक पिरामिड का जो लोअर एंड है, ठीक है, जो लोअर एंड है, निचले आय पर, आय श्रेणियों के भीतर महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। द रिपोर्ट इज ब्रॉट आउट बाय द इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट ऑफ एसबीआई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट के द्वारा इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है दोस्तों, ठीक है। एज पर द इनकम इनइक्वालिटी मेजर्स थ्रू द गिनी कोफिशिएंट ऑफ टैक्सेबल इनकम हैज रिड्यूस्ड सिग्निफिकेंटली फ्रॉम 0.4722 to 0.402 during the financial year 2013-14 and 2021-22। बेसिकली गिनी इंडेक्स, हमेशा याद रखिएगा, गिनी इंडेक्स की जो वैल्यू होती है वो 0 से 1 के बीच में होगी गिनी इंडेक्स। तो भारत का जो सूचकांक कितना है, 0.472 था, वो घट करके 0.402 हो गया है। एज पर द रिपोर्ट 36.3% ऑफ टैक्स पेयर्स हैव माइग्रेटेड फ्रॉम लोअर इनकम टू हायर इनकम टैक्स टिकट, ठीक है। तो लोअर इनकम से हायर इनकम पर 36% लोग पहुंच गए हैं, यहां पर 36.3%।
ठीक है, रिपोर्ट शोज दैट टॉप 2.5% टैक्स पेयर्स इनकम कंट्रीब्यूशन हैज डिक्लाइंड फ्रॉम 2.81% टू 2.28%। तो 2.81% से 2.28% डिक्लाइंड हुआ है जो टॉप 2.5 है, यानी कि अमीर थोड़ा सा गरीब हुए हैं और गरीब थोड़ा सा अमीर हुआ। यही है इनकम अनइक्वालिटी, यानी कि अमीरी और गरीबी के बीच की जो खाई है ना, वो खाई थोड़ा सा कम हुई है। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इस रिपोर्ट में बताया गया है। तो उम्मीद करता हूं आपको सेशन पसंद आया होगा, और ऐसा ही अगर ये सेशन पसंद आ रहा है, आप चाहते हो मैं हर महीने की करंट अफेयर्स इसी तरीके से आपको रिवीजन कराऊं अच्छे तरीके से, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। इसकी अलग से एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ध्यान रखिएगा। अलग से प्लेलिस्ट होगी, जाकर के आप बार बार रिवीजन कर सकते हैं, देख सकते हैं, और इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, जिसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगेन हमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर, अखिलेश सर के नाम से हमारा ग्रुप है, वहां पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, पिन कर सकते हैं, आपको वहां भी पीडीएफ मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग राइस स्मार्ट हिंदी। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।